तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नवरात्रि की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि नवरात्रि से एक नए मोड में लाइव क्लास स्टार्ट किया जाए। और एमपीपीसीएस को फोकस करके अभी वाला जो ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये एमपीपीसीएस को फोकस करके है। एमपीपीसीएस के प्री और मेंस ये पूरा एक फाउंडेशन बैच का, जनरल स्टडी का ये बैच अभी स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको प्री और मेंस के ज्योग्राफी और इससे रिलेटेड जितने भी इसके पार्ट होते हैं, सारे सेगमेंट्स को लेकर यहाँ आपके बीच हम होंगे। और ये प्रतिदिन ये आपके साथ ये लाइव में हम आपके साथ जुड़ेंगे। और इस ग्रुप में आज अच्छा, नीतू की क्या पोजीशन है? ओके ओके, चलिए, बिल्कुल से रिस्पॉन्स मालूम हो जा रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ ये पहला दिन है नवरात्रि का और पहला क्लास होगा एमपीपीसीएस के फाउंडेशन बैच को लेकर। तो यहाँ हम सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप बेसिक से, यानी जो फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि हम बेसिक से जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बेसिक से हम जुड़ सकें। ओके। और जो सिलेबस है एमपीपीसीएस का, प्री और मेंस का जीएस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक पे मैंने अपने से एक खुद से एक हायरार्की बनाया है जिससे आपको सुविधा हो सके। जो टॉपिक हम बताएं तो उसके अनुसार आगे वाले सारे टॉपिक्स एक क्रमवार चलेगा और आपको समझने में सुविधा हो सके। आप समझ सकें, भूगोल को उस तरह से जान सकें कि चाहे प्री के क्वेश्चन हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। आपने देखा होगा प्री के क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन हैं, मेंस के क्वेश्चन में ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपको एक 10 वर्ड्स का, यानी एक वाक्य के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एक वाक्य के, और ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 50-50 वर्ड्स के होते हैं, यानी 5-5 लाइन के होते हैं, 50-50 शब्दों के होते हैं। उसी तरह से आपके एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट की जाती है 200 शब्दों की। इस तरह से उनके प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा वो लोग लिखाते हैं, लेकिन आपके लिए अब एक स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिल जाती है अगर हम पीछे के उनके क्वेश्चंस को देखते हैं तो। और स्ट्रेटजी ये बनती है कि जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस का प्रत्येक पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उन सभी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। तभी ये क्वेश्चन, जो ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब सारे कवर हो पाते हैं। और जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सामान्यतः देखने में तो लगता है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन केवल आपके लिए नहीं है। फैक्चुअल यदि आपको लग रहा है कि बहुत ही सामान्य प्रश्न है, तो ये आपके जितने कंप्यूटर हैं जिनसे आपको फाइट करके और आगे बढ़ना है, ये उनके लिए भी ऐसे ही लग रहा है। तो आप ये समझिए कि आयोग इन पेपर के माध्यम से, इसके आंसर के माध्यम से कैसे आपको ये डिसाइड करेगा कि कौन इसमें उसके योग्य है, उसके जो पद विज्ञापित किया गया है उसमें कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा? निर्धारण होगा कि जो सामान्य प्रश्न है, उस सामान्य प्रश्न को आप थोड़ा सा जनरलाइज करके ना लिखें, बल्कि आपकी समझ उसी सामान्य को विशिष्ट बना देने की। और विशिष्ट आप तभी बना पाएंगे जब छोटे छोटे जो वन लाइनर और 5 सेंटेंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो लॉन्ग क्वेश्चन के नाम पे जो 200 का पूछा जा रहा है, तो उसमें आप अपनी जान डाल दें। जान डाल दें मीन्स जो पूछा जा रहा है बिल्कुल उसको वैसे ही लिखें, लेकिन उसके कंसेप्ट के साथ लिखें। जैसे जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, जो 200 शब्दों का प्रश्न है, उन 200 शब्दों में मैंने देखा कि पीछे के वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसको बहुत ही सामान्य तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से लिखने में कोई आपको मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ऐसा मिल नहीं सकता, बल्कि उसको आपको इस तरह से लिखना होगा
उसमें पूरी गुंजाइश भी है कि आप लिखें भी, मॉडल भी बनाएं, ग्राफ भी बनाएं, मैप भी बनाएं, सारी चीजें आप इस तरह से उसको लेके उसका पूरा एप्लीकेशन करें, उसके एनालिसिस करें और उसमें उसके कंसेप्ट के साथ आप उसको करें। यानी अगर कंसेप्ट के साथ हमारी पढ़ाई हुई रहेगी, हमारी तैयारी हुई रहेगी, तो आप कंसेप्चुअल उसको बहुत ही इजीली आप उसको कर भी सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे आप मान कर चलिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपकी शुरुआत करते हैं कि अगर आपको देखा होगा आपने कि कोई फिल्म है और एक पूरी पूरी 3 घंटे की फिल्म में किसी को 2 मिनट का रोल मिलता, तो वैसे ही मानिए कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो 600 क्वेश्चन 600 वर्ड्स में पूछे जाते थे, 600 शब्दों के प्रश्न होते थे। तो वो एक बड़ा प्रश्न हुआ करता था, उसमें आपकी पूरी गुंजाइश होती थी कि आप अपना जो कुछ भी जानते हैं उसमें पूरी आप उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब आपकी मैक्सिमम जो लिमिट है वर्ड की वो 200 है। 200 मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप 20 लाइन लिखेंगे तो 200 शब्द आपका हो जाएगा। अब 20 लाइन में आप क्या कर दें कि आप अपनी छाप छोड़ दें, आप एग्जामिनर से आप अपने पूरे नंबर उससे ले लें। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो उसी फिल्म के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म में जैसे 2 मिनट का रोल अगर किसी को मिलता है तो उस 2 मिनट में वो क्या कर दे कि दर्शक जब उसे हॉल से निकल कर जाए तो उसको ऐसा लगे कि नहीं, वो पूरे फिल्म में जो कुछ भी था वो 2 मिनट ही उसको याद रहे, 2 मिनट भुला ना पाए। ये तभी हो सकता है जब वहां पर 2 मिनट के रोल को प्ले करने के लिए वहां एक बहुत ही मजा हुआ, बहुत ही एक कुशल एक कलाकार वहां पर उस 2 मिनट में अपने को उस रोल को प्ले करता है, तभी हो सकता है। मजा हुआ कलाकार होगा, बहुत ही स्किल्ड एक आर्टिस्ट होगा, तभी ये संभव है। क्योंकि उस 2 मिनट में ही वो इतने वेरिएशन, इतने भाव भंगिमा, इतना उसमें उतार चढ़ाव ला देगा कि दर्शकों की तालियां बजेंगी और वो 2 मिनट हमेशा के लिए उस फिल्म के उस भाग का 2 मिनट ही आपको याद रहेगा। वही काम आपको करना है, यही स्ट्रेटजी है। जब इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ आपको वही देखना है कि हम उस 2 मिनट वाले, यानी यहाँ 200 शब्द या जो उससे भी छोटा पूछा गया है 50 वर्ड्स, तो उस 50 वर्ड्स में हम कैसे उसको बहुत ही विशिष्ट बना दें, स्पेशल बना दें। और स्पेशल बनाने के लिए ये तभी संभव है जब आप उस विषय की काफी गहराई तक अपनी समझ विकसित करें, तभी ये संभव है। और इसीलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, आप लोग जैसे बिल्कुल आप पढ़े हैं, जानते भी हैं कि हम जब डिलीवर करते हैं तो कितना हम जब एलिबरेट करते हैं किसी क्वेश्चन को, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उस विश्लेषण में काफी डेप्थ के साथ उसका विस्तार भी होता है, यानी इंटेंसिव भी होता है और एक्सटेंसिव भी होता है। और इससे पूरा का पूरा एक कंसेप्ट माइंड में बन जाता है कि जो टॉपिक है, जो विषय है, सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। तो यही हम लोग का अपना ये एक स्टाइल होगा, एक शैली होगी, हम लोग पढ़ने सीखने की शैली होगी। और इसी शैली के माध्यम से हम लोग यहाँ इस एमपीपीसीएस के जो टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के प्रत्येक टॉपिक को कोशिश होगी हमारी कि इसी तरह से हम आपके सामने रखें और आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से हमें रिस्पॉन्स करते जाएं कि हमें मालूम हो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उसका निवारण इसके माध्यम से हम करते चलें। और कहीं भी आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं और हमें तुरंत यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका मालूम होते जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस लाइव क्लास में भी ऑफलाइन वाला पूरा आनंद हम लोग लेके पढ़ेंगे और लगेगा, हमें लगेगा कि हम आपके सामने हैं और आपको भी लगेगा कि आप हमारे सामने हैं और हम लोग लाइव में नहीं है, हम लोग ऑफलाइन क्लास में हैं, आमने सामने हम लोग बैठे हैं। तो पूरी क्लासरूम वाली एक फीलिंग आएगी और इंटरेक्टिव क्लास होगा अपना। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बातें आप समझ गए होंगे और इसी बात के साथ अब हम आज के लिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसमें जहां भी जो भी आपको प्रॉब्लम आता है उसको बताते चलेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन टॉपिक को, या एक ऐसे टॉपिक को है यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके सहारे इस पूरे ज्योग्राफी की पूरी जो समझ का विकास होता है। और वो टॉपिक
ज्योग्राफी के एक पूरे फ्रेम को निर्मित करता है और पृथ्वी से संबंधित है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के जितने जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो वो कौन है, क्या है, कितनी है, कैसी है, क्या प्रभाव होता है, क्यों बनाई गई है, ये सब सारे जितने पक्ष हो सकते हैं लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से संबंधित, उन सारे पक्षों को यहाँ हम लोग पहले समझेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? मैं समझ रहा हूं कि आपको अपने पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप लेकर बिल्कुल रेडी होंगे इस क्लास के लिए। हम लोग का जो क्लास चलेगा स्टार्ट कर रहे हैं और 11 बजे तक आज की क्लास हमारी एक स्पेशल क्लास, चूंकि नवरात्रि स्पेशल क्लास है, यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है। तो अभी जो क्लास चलेगी वो 11 बजे तक ये क्लास चलेगी और उसके बाद से फिर से ये हम आपसे क्या उसके आगे का प्लान होगा हम आपसे साझा कर लेंगे। तो यहाँ लैटिट्यूड्स को हम लोग समझते हैं, अक्षांश को हम लोग समझते हैं कि अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स सामान्यतः आप जाने रहेंगे। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये जो शब्दावली है लैटिट्यूड्स, इसको हिंदी में अक्षांश कहा जाता है। अब ध्यान से समझना है, अक्षांश और अक्षांश रेखा ये दोनों अलग अलग है। लैटिट्यूड्स को अक्षांश कहा जाता है और अक्षांश के विषय में ही हम सबसे पहले आपको समझेंगे। ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर बहुत सारे ऐसे पैरेलल्स यानी समानांतर ऐसे आपको दिखती हैं, रेखाएं दिखती हैं। ये सारी रेखाएं सर्किल्स में हैं। ये सारी एक वृत्त के रूप में सर्किल्स में ये सारी रेखाएं हैं और ये इसी अक्षांश से संबंधित हैं। अक्षांश है या नहीं है हम ये अभी अभी आपको नहीं बता रहे हैं। ये अक्षांश से संबंधित है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जब अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग जान लेंगे तो हम उसके इंपॉर्टेंस के विषय में जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम आपको सारी बातें बताएंगे। अभी ये अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है, ये सब सारे पक्ष हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो लैटिट्यूड्स आपने देख लिया, जो मैंने बताया एक सामान्य जानकारी के लिए कि ग्लोब पर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ये रेखाएं आपको दिख रही होंगी या अगर आपके पास एटलस होगा तो उसमें आप देखेंगे ऐसे सीधी लाइन जो पैरेलल्स आपको दिखते हैं, तो उन्हीं से संबंधित आज हम लोग अभी ये टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर हम इसको देखें, समझें, तो बिल्कुल लैटिट्यूड्स, यहाँ एक मॉडल हम बना देते हैं अर्थ का। इस अर्थ के मॉडल में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरी जैसे ये लाइन बनी है, इसी तरह से इसी के पैरेलल नॉर्थ और साउथ हम जो भी लाइन बनाएंगे ये सारे इसी लैटिट्यूड से संबंधित लाइन बनेगी। लैटिट्यूड अभी है या नहीं है ये हम बात आपसे नहीं कर रहे हैं। लैटिट्यूड क्या होता है इसको पहले समझें, तो उसके लिए हम यहाँ पहले समझ लें और फिर हम लोग आगे इस मॉडल पर आगे बढ़ते हैं। आप जैसे नींबू सभी लोग खाते हैं, देखे भी होंगे, खाते भी हैं। नींबू को कैसे काटा जाता है? नींबू को बीज से काटा जाता है। वैसे ही जैसे नींबू को बीज से आप काटते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे नींबू को बीज से जैसे काटा जाता है, वैसे ही आप इसको नींबू को काट लिया, ये आपकी कुछ आकृति ऐसे बन जाती है। ओके, बातें क्लियर हो रही हैं? थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, थैंक यू। बैठिए बैठिए। तो नींबू जैसे काटा जाता है वैसे आपने इसको काट लिया। ये बीच में आपका
जहां आप नींबू के देखते होंगे, नींबू के बहुत सारे बीज होते हैं, ये सेंटर में होते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ एक सेंटर दे दिया और इस सेंटर के सहारे अगर एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा कहलाती है, इसका इसकी त्रिज्या कहलाती है, इसका रेडियस कहते हैं इसको, तो ये त्रिज्या हो गई। तो वैसे ही जैसे नींबू को काट लिया गया, वैसे ही इस पूरे ग्लोब को अगर हम डिवाइड कर दें, हाफ हाफ डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद इस ग्लोब के ऊपर एक सरफेस मिलेगा और वही सरफेस हम यहाँ आपके सामने दिखा रहे हैं। ये सरफेस मिल गया और इस सरफेस पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक सेंटर से और इसके इस परिधि को कनेक्ट करते हुए, है ना, इसको कनेक्ट करते हुए यहां से यहां तक इसको कनेक्ट करते हुए, आइए बैठिए, स्वागत है आप लोगों का। ये जो लाइन यहां से आकर यहां कनेक्ट हो गई, ये बेस लाइन हो गई। ओके, अब इस बेस लाइन को ध्यान में रखना है। इस बेस लाइन को हम देखेंगे तो यही हमारी बेस लाइन में बोल रहा हूं, यानी आधार रेखा होगी। यानी मैं जो बोल रहा हूं आप थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए तो मालूम हो जाए कि मेरी बातें अब तक आप कन्विंस हो जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके, यहां से सेंटर से इसको हमने कनेक्ट किया, तो ये सेंटर से कनेक्ट करने वाली एक बेस लाइन बनी और इस बेस लाइन पर ही अब हमें करना क्या है, बेस लाइन पर हमें एक मेजरमेंट करना है, हमें मापन करना है। जैसे मान लीजिए ये जो येलो वाला चौक आपको दिख रहा होगा, तो ये है, ये बेस लाइन हो गया और इस पर जो मेजरमेंट करना है, ये मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? ओके, थैंक यू बिल्कुल, थैंक यू। तो ये यहां से हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमारा वर्टिकल मेजरमेंट होगा। आप देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल मेजरमेंट होगा, यानी ऊर्ध्वाधर, हिंदी में इसको बोला जाएगा। तो ये ऊर्ध्वाधर ये मापन होगा या माप होगा, मेजरमेंट होगा। अब आप जरा सोचिए, एंगल किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं? आप भी जहां बैठे होंगे और हम लोग भी यहां पर हैं, तो जो एंगल कहलाता है, कोण किसको कहते हैं? जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के, यानी जब कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है, किसी दूसरी बेस लाइन पर वो जब इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है, तो उस झुकाव के, ये जो झुकाव का वैल्यू हुआ, इसी वैल्यू का नाम एंगल है। ये जो पोजीशन बने, इसी का नाम एंगल है। यानी एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी बेस लाइन पर कोई भी दूसरी रेखा जब आकर झुकती है, तो उसी को हम कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या ये जो बेस लाइन है, अगर हम इस पर कोई भी, ओके, सब सही है? अरे इसे डिस्टर्ब होता है वैसे, है ना। ये इसी बेस लाइन से आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जब रहे तो चुपचाप धीरे से लोग आके बैठ जाए, सही है, लेकिन बीच में आप लोग बात करेंगे तो उससे डिस्टर्ब होगा क्लास। ये बेस लाइन हुआ और इस बेस लाइन पर जब कोई भी एक दूसरी रेखा आकर झुकती है, तो यहां बनता क्या है? इसको हमने क्या कहा? एंगल। तो आशीष, है ना, एंगल हो गया। और ये अगर ये एंगल है, तो यहां पर हम ऐसे ही कुछ करें तो वहां पर भी एंगल बनेगा, है ना। ओके, तो चलिए, अच्छा है कि आप लोग यहाँ रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों तरफ से। ये अगर हम यहां से बनाए तो आप ध्यान रखिए, जैसे अगर हम ये एक रेखा हमने खींच दिया बेस लाइन पर, एक हमारी लाइन खींच गई, तो ये एक एंगल बना और एंगल को हमेशा ही आप जानते हैं कि डिग्री में मेजर किया जाता है। ये डिग्री का सिंबल होता है, तो डिग्री में मेजर किया गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इस बेस लाइन के सहारे ऐसा हम किस तरह से कितने मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम यहाँ पे, यहाँ अगर हम सीधे आ जाए तो इधर से हम 90 ऐसा मेजरमेंट हम कर सकते हैं, 90 का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब जहां से शुरुआत करेंगे आधार रेखा से, तो उस आधार रेखा से ये जो बिल्कुल पैरेलल लाइन हो गई,
अगर हम आपसे पूछे कि ये कितने डिग्री की लाइन होगी, अब बताइए, हैं 0 डिग्री। और देखें उधर से कितना बताते हैं, ये कितने डिग्री की लाइन हो जाएगी, ये, हाँ बताइए आप, ये कितने डिग्री की लाइन बन जाएगी। अभी हमने एक बेस लाइन पर एक दूसरी लाइन बिल्कुल उसके पैरेलल रखा हुआ है, तो ये कितने डिग्री की लाइन बनेगी, कितना बना, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। ओके, चलिए आप है 0 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल, थैंक यू। ये 0 डिग्री की लाइन बनी। 0 का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो ये हमारा मैक्सिमम ये 90 हमारा ऐसे बन सकता है, राइट एंगल बन सकता है। ओके, अगर ये राइट एंगल बना तो हम सबका जो भी यहां लिखेंगे तो 0 डिग्री हम लिख सकते हैं पहले, और ऐसे ही हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके हम 90 डिग्री तक हम इस तरह से जो मेजरमेंट करेंगे तो उसमें 90 डिग्री तक हमारा वर्टिकल एक मेजरमेंट हो सकता है। अगर हम 1 डिग्री के इंटरवल पर इसको मेजर करना चाहें तो, या बोलना चाहें, बताना चाहें, तो इस तरह से हमारी, इस तरह से कितने हमारे डिग्री यहां पर बन सकते हैं। अब ध्यान में रखिए, ये जो डिग्री हो रहा है ये है क्या, तो एंगुलर मेजरमेंट है, ये कोणीय माप है। कोणीय माप का मतलब क्या हुआ, कोण कहां बन रहा है, तो अर्थ के केंद्र पर बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। किसके सहारे बन रहा है, तो इस बेस लाइन के सहारे बन रहा है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड की हुई है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अक्षांश है, लैटिट्यूड का हिंदी हुआ अक्षांश, तो लैटिट्यूड कोण होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं। नाम में केवल अंतर है, कोण हम बोलते हैं तो कोण हम कहीं भी, यानी हम मैथमेटिक्स में कहीं भी कोण शब्द का प्रयोग करेंगे या करते हैं, लेकिन सेम वही प्रोसेस अगर रिपीट किया जाता है, यहां पर रिपीट किया जाता है, अर्थ के सेंटर पर रिपीट किया जाता है, तो उस सेंटर पर ऐसे एंगल को जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रूप में मेजर किया जाता है, तो ऐसे मूल्य वाले, ऐसे जितने कोण होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, और ये नाम क्या हो गया, ये नाम हो गया लैटिट्यूड, या हिंदी में अक्षांश। यानी अक्षांश वस्तुतः कोण है। तो ये जो बात हो रही है ये सारे कोण है, और कोण है इसीलिए लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में लिखते हैं, तो यहाँ डिग्री हो गया। और आप जानते हैं कि जब भी जो एंगुलर वैल्यू होती है, कोणीय माप होता है, जिसको हम डिग्री में कह रहे हैं, तो 1 डिग्री जैसे घड़ी में होता है उसी तरह से 1 घंटे में जैसे 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री आप बोलेंगे तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 60 मिनट होंगे। और मिनट में ये सिंबल होता है जो सिंगल एक डैश जैसे ऊपर से पीछे लगा दिया गया, तो ये 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया। और जैसे टाइम का डिवीजन किया गया है उसी तरह से 1 मिनट में, अब ये 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में यहाँ पर 60 या 60 सेकंड हो जाएगा। और 60 के लिए जैसे आपने मिनट के लिए एक लाइन लिया दिया वो किया था, संकेत किया था, वैसे इसके लिए डबल डैश इस तरह से जैसे कमा दिया जाता है, तो ये संकेत यहाँ पर इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो है क्या हुआ, 4 4 4 मिनट, कहां से बिल्कुल 4 मिनट हुआ, अच्छा किसी का उत्तर दिए होंगे जो हमने पूछा होगा उसका। यहां समझिए, 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ और 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ। इस तरह से ये जो जितने हैं ये सारे अंश में विभाजन है, अंश बोलते हैं डिग्री को, तो ये सारे डिग्री में विभाजन है। इसका मतलब कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये सब, ये लैटिट्यूड्स क्या है, ये सारे के सारे एंगुलर वैल्यू है और वर्टिकल एंगुलर वैल्यू है, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में कोई भी मेजरमेंट होगा उसको हम लैटिट्यूड्स बोल देंगे। ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ये कोणीय मूल्य है। तो मैं समझ रहा हूं कि इतनी बातें जो बहुत बेसिक्स है,
उस बेसिक से हम लेके चलना चाह रहे हैं आपको, तो उस बेसिक को आप समझ पा रहे होंगे कि ये है क्या। तो अब हम इतना तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी के इस जो आधा भाग जैसे किया गया, तो पृथ्वी के केंद्र पर इसके परिधि से केंद्र को मिलाने वाली आधार रेखा के सहारे इसके ऊर्ध्वाधर रूप में जो कोणीय मूल्य होता है उसको हम अक्षांश कहते हैं। यानी लैटिट्यूड इज द एंगुलर वैल्यू विच इज मेजर्ड ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द सेंटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटर एंड पेरिफेरी। यानी बेस लाइन जो होगा वो सेंटर और पेरिफेरी को कनेक्ट करने वाला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा। यानी अक्षांश नाम है, एक्चुअल में है क्या, ये कोण है। लेकिन किस प्रकार का कोण है, ये वर्टिकल मेजरमेंट से बना हुआ कोण है। अब ये बताइए, अगर हम वर्टिकल मेजरमेंट यहां से इधर कर सकते हैं, 0 से 90 कर सकते हैं, तो क्या हम बेस लाइन को, यानी उस सरफेस पे बेस लाइन को अगर हम उस सरफेस पे घुमाएं तो दूसरी दिशा में हम दूसरा मेजरमेंट नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम 360 घुमाते जाएंगे इस सरफेस पे 360 ये बेस लाइन हम घुमाते चले गए और प्रत्येक दिशा से इस तरह से हम मेजरमेंट करते चले गए, मापन करते चले गए, तो जैसे इधर से ऐसे बना है, वैसे ही क्या इधर नहीं बन सकता? इस सेंटर से हम इधर मिला दिए और इधर मिला दिए और यहां से हमने बना दिया, तो ऐसे ही मूल्य, सेम समान मूल्य इधर भी हो सकता है, होगा ना? चारों तरफ हो सकता है। ये तो 2 डायमेंशनल है, बोर्ड है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। अगर ये 3D होता तो आपको दिखाई देता कि 3D में, जैसे आप यहां समझिए कि हमारा जो ये हाथ है, ये एक प्लेन सरफेस है और ये इसका सेंटर हो गया। पृथ्वी का सेंटर जैसे होता है, तो ये मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है। तो यहाँ ये बेस लाइन हो गया हथेली, और इसी के सहारे हम इधर से मेजर किए, इसी तरह से इधर से हम ऐसे मेजर किए, चारों तरफ से मेजर करेंगे तो हमारे कितने अक्षांश बन सकते हैं यहाँ पे अगर हम मेजर करें तो? जिस भी वैल्यू की हम बात करेंगे वो इनफाइनाइट बनेगी, अनगिनत बनेगी कि नहीं आप बता सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जितने भी यहाँ पर इस तरह से वैल्यू मेजरमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे। केवल थोड़ा सा दिशा बदल दीजिए, जैसे अभी हमने बिल्कुल पैरेलल रखा है, आपने कमेंट में बताया भी कि ये 0 डिग्री का मेजरमेंट, तो क्या 0 डिग्री इसी दिशा में बनेगी? नहीं ना। 0 डिग्री जैसे आप दिशा बदल दिए तो 0 डिग्री इधर भी बन गई, इधर भी बन गई, चारों तरफ दिशा बदलते ही 0 डिग्री कहीं भी बना सकते हैं आप, बिल्कुल। तो उसी तरह से जो 0 डिग्री की कितनी बनेगी ये इनफाइनाइट होगा, ये तय ही नहीं कर सकते कि कितना बनेगा। उसी तरह से 0 से ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये 10 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री ऐसा थोड़ी है कि इसी दिशा में बनेगा। 10 डिग्री इधर भी बन सकता है, 10 डिग्री इधर भी बन सकता है। यानी उसी प्लेन सरफेस के सहारे जो पृथ्वी के पूरे 2 भागों में डिवीजन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, उसके सेंटर पर अगर हम 10 डिग्री का ऐसे ऊंचाई अगर हम ले, तो ये 10 डिग्री की ऊंचाई हमें चारों तरफ से मिल सकती है। और इस तरह से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट में 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे मेजर करें तो कितने बन सकते हैं अगर हम डिग्री पर करें तो। और प्रत्येक डिग्री पर इनफाइनाइट बनेंगे, आप उसको वो नहीं कर सकते, संख्या नहीं निश्चित कर सकते, नहीं इतने ही बनेंगे, असीमित बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, असीमित बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो अक्षांश आप समझ रहे हैं, अक्षांश को हम क्या बोल रहे हैं? किसी भी एक निश्चित दिशा में बना हुआ एक कोण है, और ये कोण बन कहाँ रहा है? पृथ्वी के केंद्र पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो ये ऊर्ध्वाधर रूप में बन रहा है, वर्टिकल रूप में बन रहा है। ओके, कितनी इसकी संख्या हो सकती है? इनफाइनाइट, अनगिनत संख्या इसकी हो सकती है, और पृथ्वी के किसी भी दिशा में इसको ये बनाया जा सकता है, किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि अब अक्षांश के विषय में आपने समझ लिया।
ओके, अगर अक्षांश क्लियर हो गया तो अब दूसरी बात हम करते हैं। अब आइए ये फिर से सेंटर हम लेते हैं। आपको हमने यही बताया ना कि सेंटर से यहां से मैक्सिमम इधर 90 आएगा, इसी तरह से दूसरे दिशा से चलेंगे तो ये भी 90 इधर आएगा, तीसरी दिशा अलग अलग दिशा से चलेंगे तो ये भी 90 आएगा। इस तरह से दिशा बदलते जाएंगे तो 90 जो आएगा वो 90 सभी से एक कॉमन 90 आएगा, यानी सबका 90, यानी चारों तरफ से खड़ा करेंगे तो पेन बिल्कुल सेंटर पर आके वर्टिकल खड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है, यहां से जितने आप आएंगे यहां से भी ये 90 आ जाएगा, यहां से भी 90 आ जाएगा, तो 90 तो बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये अक्षांशों के विषय में जो दो तीन बातें हम लोग अभी जो पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला कि अक्षांश है क्या, तो अक्षांश पृथ्वी के केंद्र पर मापी गई एक कोणीय मूल्य है जिसका मापन ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप में किया जाता है उसके सेंटर और सरफेस के सहारे। ये सतह हो गया और सरफेस के सहारे। अब सरफेस कौन सा होता है, तो सरफेस वो सरफेस होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवीजन करता है, डिवाइड करता है, तो उस पर ये मेजरमेंट होता है। यानी अक्षांश है क्या, तो अक्षांश कोण है और इनका मापन अगर डिग्री पे कर रहे हैं तो क्या हम इस पर मिनट में नहीं मापन कर सकते, हम सेकेंड में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई अगर निर्देश नहीं है कि डिग्री में मापिए, सेकंड में मापिए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी होगी। इसीलिए हमें कहना पड़ेगा कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की संख्या इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है। अब अक्षांश आप समझ गए। अगर अक्षांश समझ लिए तो अब हमें बात करनी है कि अक्षांश रेखा क्या होती है। लैटिट्यूड समझ लिया तो हम लैटिट्यूड से बनने वाली लाइन को समझेंगे, अक्षांश रेखा को समझेंगे कि अक्षांश रेखा हम किसे कहेंगे। अब यहां समझिए बात हो, अक्षांश रेखा की बात हो रही है। अक्षांश आपने समझा, अक्षांश के विषय में अब क्लियर हो सकता है। अभी हम इसको लिखा भी देंगे, लिख भी लीजिएगा, और ये हो जाएगा अब अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन यहां पर होगी। अब रेखा समझे, रेखा आप किसको बोलते हैं। अगर आप ज्योमेट्री में देखेंगे तो रेखा को कैसे परिभाषित किया गया है। रेखा को परिभाषित किया गया है, देखिए तीन चार चीजें होती हैं। एक होता है पॉइंट, एक होता है लाइन, एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। ये चार बेसिक जो फैक्टर हैं ये सीधे सीधे हमारे ज्योमेट्री में होते हैं। ये फंडामेंटल फैक्टर माने जाते हैं, पॉइंट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम। पॉइंट बोलते हैं बिंदु को, लाइन बोलते हैं रेखा को, एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, और वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को। तो पॉइंट, यानी बिंदु, लाइन, रेखा, एरिया, क्षेत्र और वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन। ये चार पॉइंट समझिए। मैंने यहां, अब चलिए यहां बता देते हैं आपको। ये हो गया पॉइंट, हालांकि आपको दिखे इसलिए हम थोड़ा सा ये पॉइंट जैसा है नहीं। पॉइंट का मतलब होता है कि आपने ऐसे कर दिया, पॉइंट बन गया। ये विजुलाइज हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, बहुत इतना ये सूक्ष्म होता है कि माना जाता है कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई आयाम नहीं होता पॉइंट में। तो ये डायमेंशन लेस माना जाता है। अभी तो आपको दिख रहा है यानी इसका एक क्षेत्र बन चुका है ना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये डायमेंशन लेस होता है, यानी ऐसे कर दिया तो पॉइंट बन गया, उसमें कोई क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, इसलिए आयाम विहीन होता है।
पॉइंट। और लाइन किसको बोलेंगे? तो जब ऐसे कई पॉइंट एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में ऐसे होते हैं तो उससे जो मिलके बनती है उसी को हम बोलते हैं लाइन। यानी लाइन का निर्माण कैसे होता है? तो पॉइंट से ही लाइन बनता है। इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स जब एक दिशा में व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो उसी को हम लाइन बोलते हैं। यानी लाइन एक्चुअल में है क्या? तो पॉइंट का एक अरेंजमेंट है, एक लीनियर अरेंजमेंट है, एक सीधी एक व्यवस्था है जिसको हम पॉइंट के बाद लाइन बोलते हैं। अब लाइन के बाद कैसे, अब लाइन के बाद से आया एरिया। तो एरिया कब बोलेंगे? जब जब दो या कोई भी रेखा हो या इनफाइनाइट जो रेखाएं हो या तीन रेखाएं हो कोई भी, तो वो क्या हो जाए कि ये एक क्षेत्र को घेर ले, कवर कर ले, तब हम उसको बोलेंगे एरिया। अब ये कैसे कवर कर सकती है? तो जैसे एक देखिए, यहां तीन रेखाओं ने मिलके एक क्षेत्र को कवर कर लिया तो ये एरिया बन गया। उसी तरह से चार रेखाओं ने मिलके ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया तो ये भी एक क्षेत्रफल इसके बीच में आ गया, तो ये भी एरिया बन गया। उसी तरह से अगर हम इनफाइनाइट लाइन को एक साथ, है ना, इनफाइनाइट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग दिशा वाली हैं सब, इस तरह से सर्कुलर मोड में आ जाए तो उस इसमें भी क्या हो गया, एक क्षेत्र आ गया, समाहित हो गया, घेर लिया गया, तो ये भी एरिया हो गया। तो पॉइंट, लाइन और एरिया जब एक या सॉरी एक से अधिक रेखाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि बीच का एक क्षेत्रफल उसमें समाहित हो जाए, उसमें आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं ये एरिया। और वॉल्यूम हम कब बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे जब ये 3D हो जाए। 3D का मतलब क्या हुआ कि त्रिआयामी हो जाए। जैसे ये ग्लोब है, ये वॉल्यूम है, ये इसमें आयतन हो गया, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब सारी विशेषताएं उसमें आ जाए। जैसे मान लीजिए मोटा मोटी एक रफ स्केच के लिए हम आपको बना दे रहे हैं, ये बन गया जैसे, तो ये जो बीच वाला स्क्वायर था, इसी स्क्वायर से क्या बन गया? ये क्यूब बन गया, यानी घन बन गया। इसको हिंदी में घन कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूब बोल देते हैं। तो इसमें आयतन हो गया, यानी इसमें लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई या गहराई हो गई। तो ये हो गया पॉइंट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम। यहां पर पॉइंट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम। तो इसमें देखा कि पॉइंट से ही लाइन बना, लाइन से एरिया बना और एरिया से ही वॉल्यूम बनता है। तो सबका अगर इनिशिएटिव जो फैक्टर है, आरंभिक जो कारक है, वो कारक कौन सा बना? तो कारक बना पॉइंट। जिस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो शरीर के निर्माण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे सूक्ष्म जो एक जैविक इकाई है, वो जैविक इकाई सेल है, जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। और कोशिकाओं से क्या बनता है? तो कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यूज यानी ऊतक बनते हैं, और ऊतक से मिलके क्या बनता है? तो हमारी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंगों के मिलने से क्या बनता है? तो पूरी बॉडी बनती है, पूरा शरीर बनता है। तो उसी तरह से यहां आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का एक सीक्वेंस यहां पर ये बना हुआ। ओके, तो ये चीजें आपने अगर जान लिया तो अब क्लियर हो गया कि अक्षांश अगर किसी एक दिशा में बना हुआ है तो उसी मूल्य के अक्षांश, उसी सेम वैल्यू का लैटिट्यूड अगर चारों दिशाओं में बना हुआ है तो ये जितने इनफाइनाइट अक्षांश हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, रेखा बना दिया जाए, तो ये अक्षांश रेखा बन सकती है। ओके, अब मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल आप बताएंगे नीतू की क्या पोजीशन है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहां पे अक्षांश, एक अक्षांश रेखा बनाने के लिए क्या करना होगा? तो बहुत सारे इनफाइनाइट जो अक्षांश हैं, पॉइंट्स हैं, उन सारे अक्षांश को, उन सारे बिंदुओं को एक साथ जब वो कनेक्ट हो जाएंगे इक्वल वैल्यू वाले, ओके, क्या बताए? हाँ, वो 1 डिग्री इक्वल टू 4
अच्छा, चलिए, आप रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं, अब चीजें ये सब आएंगी भी आगे। हाँ, यहाँ जो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये क्लियर हो जा रहा है ना बिल्कुल, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब सारी बातें क्लियर हो रही है ना, कि ये पॉइंट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम और पॉइंट से मिलके लाइन बनता है। तो अगर जितने अक्षांश हम बात करेंगे, समान मूल्य के अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा बन जाएगी वो अक्षांश रेखा बन सकती है। और यदि हम इस ग्लोब पर इसको बनाएंगे तो वो रेखा नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, वो रिंग बन जाएगी ना, एक सर्किल बन जाएगी, तो अक्षांश वृत्त बन जाएगी। ये एक्चुअल में जो अक्षांश हम रेखा बोलते हैं, तो अब रेखा और वृत्त के बीच के अंतर को समझना है कि कहां हम रेखा बोलेंगे और कहां हम वृत्त बोलेंगे। यहां पर थोड़ा सा ये न जान पाने की वजह से बहुत सारे लोग सभी जगह अक्षांश रेखा का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अक्षांश रेखा इस ग्लोब पर बनती ही नहीं, ये एक सर्किल्स के फॉर्म में बन जाती है। जब अभी आपने देखा जैसे 0 डिग्री वाली है, जो 0 डिग्री हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाली, तो ये 0 डिग्री वाली जो यहाँ पर बनी हुई है, ये 0 डिग्री वाली बनी हुई है, 0 डिग्री की बनी हुई है। ये 0 डिग्री की जो बनी है ये अक्षांश रेखा है। देखने में लगता है कि अक्षांश रेखा इसको लोग बोलते भी हैं, लेकिन अक्षांश रेखा हम ग्लोब पर इसको नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये अक्षांश वृत्त है, लैटिट्यूडनल सर्किल है। ओके, और इस तरह से जितनी भी बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी, ये सारे सर्किल्स बनेंगी, वृत्त बनेंगी, तो अक्षांश वृत्त बनेंगी। तो जब हम 3D की बात करते हैं, त्रिआयामी किसी स्वरूप की बात करते हैं, जैसे अभी स्क्वायर को लेके हमने यहाँ वॉल्यूम बनाया, तो उसी तरह से ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल से जब हम इसका वॉल्यूम बनाएंगे, यानी वॉल्यूम इसमें आएगा, तो ये स्फीयर हो जाएगा, जैसे ये ग्लोब है। एस्फियर, एस्फियर हम जैसे ग्लोब है, तो ये त्रिआयामी बन जाएगा। तो उसमें उसमें ये क्या बनेंगे, तो ये सारे के सारे अक्षांश वृत्त बनेंगे। तो सामान्य गोल के अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी वो वृत्त का निर्माण करेगी ग्लोब पर। लेकिन अगर हम इस ग्लोब का ही या किसी ऐसे ही किसी ग्लोब के किसी भूभाग का हम मानचित्र तैयार करते हैं, वो 3 डायमेंशनल है ग्लोब, और 2 डायमेंशन पर ले आते हैं, प्लेन पेपर पर ले आते हैं, अपने किताब कॉपी इस पे ले आते हैं, तो वो 2 आयामी हो जाता है। और 2 आयामी पे क्या हो जाएगा, वो वृत्त नहीं बन पाएगी, तो वो हो जाएगी रेखा। यानी ग्लोब के लिए हमें प्रयुक्त करना है लैटिट्यूडनल सर्किल, और जो 2 डायमेंशनल पेपर पर हमें प्रयुक्त करना है तो उसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा, यानी लैटिट्यूडनल लाइन। अब इस तरह से जितने लाइन हमारे बनते हैं, ये सारे लाइन आप यहां जैसे, आइए हम यहां बनाते चलते हैं, तो ये सारी जितनी भी लाइन बनेगी, ये सारी लाइन एक दूसरे के समानांतर बनेगी, एक दूसरे के पैरेलल ये बनती जा रही है। समानांतर हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखिए, ये तो हम अपनी मर्जी से एक दूरी बनाकर, और तब आपके सामने यहाँ पर ये बन रहा है, अपनी मर्जी से हमने इसका एक दूरी, कितना दूरी होगा ये तय कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही बन सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे और खींचे जा सकते हैं, और सारे बनाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी अक्षांश रेखा, ये देखिए यहाँ रेखा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये द्विआयामी सतह, 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसलिए रेखा दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। एक्चुअल में ये लाइन है नहीं, वो केवल वहां दिख रहा है। यहां जब आएंगे तो ग्लोब पर क्या हो जाएगा, ग्लोब पर ये सर्किल बन जाएगा। तो अक्षांश रेखा कहां बोलेंगे, आप बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप कॉपी पे बोलेंगे, आप एटलस में बोलेंगे, लेकिन जब ग्लोब पर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, अक्षांश वृत्त, लैटिट्यूडनल सर्किल। ओके, तो अब इन दोनों के बीच समझ लिए, दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लिया गया। अब अगली बात हम लोग को करनी है कि कितनी बन सकती है यहां पे ये। तो अगर इसकी बात करनी है तो हमसे जैसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं,
तो उसमें कितनी संख्या हो सकती है? तो इनफाइनाइट हो सकती है। यहां पर भी आइए, क्योंकि आपसे जब कहा ना जाए कि कितने इंटरवल पर बनाइए, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी ही संख्या होगी। तो जब पूछा जाए कि कितनी हो सकती है अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो यहां पर भी इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, अनगिनत होगी, है ना। जैसे कोई भी कहे कि यहां पर हम 50 अक्षांश रेखाएं बनाएं, तो आप कह दीजिए कि हम तो 100 ऐसे बना के दिखा सकते हैं, 200 बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि 50 बनाइए, तो आप तो उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। उसके चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए और सीधे बना के दिखा दीजिए, तो उसकी बात झूठ हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी जब ये कहा जाए कि कितनी बन सकती है ना, तो आप वहां बताएंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या इनफाइनाइट होगी, असीमित होगी, क्योंकि कहा ही नहीं जा सकता। अगर सामने से काउंटर क्वेश्चन पूछता है कोई कि कैसे असीमित होगी, कि इतनी ही संख्या होगी, निर्धारित करके आप वो बताए, तो आप कह दीजिए कि भाई हम ठीक है, डिग्री पर नहीं बनाएंगे, हम मिनट पर बनाएंगे, मिनट पर नहीं बनाएंगे, हम सेकंड पे बनाएंगे। तो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं आप खींच सकते हैं, इस तरह से रेखा खींचेंगे, और ग्लोब पर जाएंगे तो इस तरह से अक्षांश वृत्त आप बना सकते हैं। और सभी के सभी जो भी है, इनके बीच जो ये दूरी आप देख रहे हैं, ये सारी दूरी जो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हो रही है, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये पैरेलल होती जाएगी, अधिक से अधिक जितना ज्यादा खींचते जाएंगे, तो ये सारी यहां पास पास होती जाएंगी, इतना ही अंतर होगा। ओके, इतना ही अंतर होते जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 डिग्री के इंटरवल पर ये खींचा है, अगर हम कहें कि नहीं हम 5 डिग्री के इंटरवल पर खींचेंगे, तो इसके बीच एक और लाइन बन जाएगी। अगर हम कहें कि नहीं हम 1 डिग्री के इंटरवल पर खींचेंगे, तो इसमें से और लाइन बन जाएगी और घना हो जाएगा ये, है ना। तो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कम होती जाएगी। अगर हम डिग्री छोड़ दें और हम कहें कि नहीं 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में हम 60 खींचेंगे, खींच सकते हैं भाई, उतने मिनट आप कर लेंगे। अगर कहें कि नहीं 1 मिनट में भी हम 60 खींचेंगे, बिल्कुल खींचा जा सकता है। तो इससे होगा क्या, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगातार कम होती जाएगी। यानी यहां आपका प्रश्न क्या होता है, यहां प्रश्न होता है कि अगर इंटरवल बढ़ाया जाए तो दूरी बढ़ेगी, अगर इंटरवल घटाया जाए, इंटरवल का मतलब कि अंतराल घटाया जाए, कि 1 डिग्री पर नहीं मिनट पर आधे मिनट पर खींचेंगे, 30 सेकंड पर खींचेंगे, ऐसे बात किया जाए, तो क्या होगा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगातार कम होती जाएगी, है ना। तो इंटरवल घटेगा तो दूरी कम होगी, इंटरवल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी। और इस तरह से जब भी होगा, कभी भी एक अक्षांश वृत्त या एक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा को क्रॉस नहीं करेगी, समानांतर होगी, पैरेलल होगी। और इसीलिए अक्षांश रेखा को, ये जो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूडनल लाइन है, लाइन है, इस लैटिट्यूडनल लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोल देते हैं, पैरेलल यानी समानांतर बोल देते हैं, समानांतर। ओके, पहले हम लोग को समझ लेना है, उसके बाद से सारी चीजों को हम एक बार बोल के लिखा देंगे, लेकिन पहले आपको समझना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। ये पैरेलल्स है। क्यों पैरेलल्स बोलते हैं, क्योंकि कभी ये नजदीक हो सकती है, लेकिन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, इसीलिए ये सब क्या हो जाती है, पैरेलल्स। ओके, अब बात आती है कि यहां से जितना आपकी बनी थी अक्षांश रेखा, इधर से जितनी अक्षांश रेखा बनी थी, तो उत्तरी गोलार्ध में, केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये देखिए सारे प्रश्न ही हैं जो आपके पूछे गए हैं एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, और दूसरे दूसरे प्रोविंशियल जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पर ये सब पूछे गए प्रश्न। अब हमने आपके सामने फिर से प्रश्न रखा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध हम कहां से बोलेंगे, तो इस विषुवत रेखा से उत्तर स्थित भाग, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। अब यहां पर बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या या पैरेलल्स की संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट होगी।
बता ही नहीं सकते कि कितनी होगी, है ना, इनफाइनाइट होगी, अनगिनत होगी। अगर कहा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान से सोच के बताइएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री के इंटरवल पर, अब आ गया यहां पर बात, पूछ दिया गया डिग्री इंटरवल, तो 1 डिग्री के इंटरवल पर कितनी होगी? आप कमेंट भी करिएगा आप लोग, 1 डिग्री के इंटरवल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी 1 डिग्री के इंटरवल पर? कितनी होगी? हाँ आप लोग बताइए कितनी होगी? है 1 डिग्री के इंटरवल पर। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये तो 0 हो गया ना। उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, प्रश्न ही है केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछा जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है? कितनी होगी? 90? 90 है विपुल, 90 होगा। आशीष कितना होगा उत्तरी गोलार्ध में? है? है? अगर ये 0 है और ये वाला कितना है, यहाँ 90 होगा ना, जो बताया ये कितना डिग्री हुआ, ये 90 हुआ। ये कितना हुआ विपुल, ये जो हम रेखा खींच रहे हैं, आप देखिए हमारे से छूट जा रहा होगा, ये 0 हुआ और ये हुआ 90, ओके 90 हुआ, तो 0 और 90 हो गया, यानी ये 90 हो गया, है ना, ये जो सेंटर है पोल है वो 90 हो गया और ये 0 हो गया। अब 0 और 90 के बीच, 0 और ये 0 है, ये 90 है। कहा जा रहा है कि 1 डिग्री के इंटरवल पर बताइए, और कहा जा रहा है दूसरा कि उत्तरी गोलार्ध में बताइए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बताइए, तो कितनी हो जाएगी? नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितनी बन जाएगी? यानी यहां पर हम अगर ऐसे ही, ये 0 हुआ ना, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से करते करते अगर हम बनाए होते इस पर, और बना के सब सारे को मिला दिए होते, जैसे इधर भी बना तो वैसे ही इधर भी बना था, और सबको हमें कहा कि सबको हमने मिला दिया होता है, ऐसे रेखा बनी होती, तो जो बनी होती तो उसमें संख्या कितनी होती? आपने बताया 90। 90 का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90, कोई करेक्शन उसमें होगा क्या विपुल? कोई उसमें अंतर होगा क्या? बताइए, आपका हम कमेंट इधर की तरफ ये लगा है, स्क्रीन लगा हुआ है, तो इससे मालूम हो जा रहा है ना, कोई जवाब आप देंगे तो कि क्या होगा, कितना होगा, और आशीष कितना होगा? आशुतोष है 89, उत्तरी गोलार्ध में 89 आपने बताया, ओके। अब यहां से रिस्पांस आया है 89, यहां ये 0 है और ये 90 है, तो कितना हुआ 89। कैसे? मान लीजिए ये एक, हाँ कैसे, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? अगर उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो साउथ हेमिस्फीयर में कितना होगा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का मतलब इस वाले लाइन से नीचे, इधर कितना होगा? यहां भी तो 90 होगा ना, यहां भी 90 होगा। एक बात समझ लीजिए कि जो प्रोसेस ऊपर के लिए किया गया, ऐसे ही प्रोसेस करके नीचे के लिए भी वही सेम प्रोसेस होगा। तो जितने ऊपर बन सकते हैं, जो जो बातें मैंने नॉर्थ के लिए बताई, सेम रिपीट कर देना है साउथ के लिए, दक्षिण के लिए। तो उत्तर के लिए जो जितनी बातें कही जा रही हैं अक्षांशों के संदर्भ में, वो सारी बातें दक्षिण के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य होंगी, ठीक ना। तो यहां पर साउथ में कितनी बनेंगी? साउथ में है 89, साउथ में भी बनेगी 89, साउथ में भी 89 लैटिट्यूड्स बन गए, नॉर्थ में भी बन गए और साउथ में भी 89 लैटिट्यूड्स बन गए। अब ये समझिए
अगर 89 बन गया, 89 बन गया, यानी कुल आप कितना बताना चाह रहे हैं अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में? हाँ? कितना कुल कितना हो जाएगा ये? 178, 178, 178। क्यों? नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितना? नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितना? 89। साउथ हेमिस्फीयर में कितना? 89। जब कहा जाएगा पूरे ग्लोब पर कितना होगा, तब +1 होगा, तब +1 होगा। जब तक पूरे ग्लोब का तो कहा नहीं गया, पूछा गया कि केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो 89। अब बात आती है कि यहां 90 लिखा है और 0 के बाद 1 से शुरुआत होती है, तो 1 से जो संख्या जाएगी 90 तक जानी चाहिए, उत्तर में 90 तक जाना चाहिए। दक्षिण में भी 1 से संख्या जाएगी तो 90 तक जानी चाहिए, और विषुवत रेखा वाली तो अपनी एक है ही, तो फिर 89 क्यों हो जा रहा है? तो उसका जवाब क्या है? तो उसका जवाब है कि जो ये 90 वाली है, ये पॉइंट तो है, ये बिंदु तो है, पॉइंट तो है, लेकिन लाइन नहीं है। तो लाइन नहीं है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। पूछा जा रहा है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि जब उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है तो ये 0 डिग्री न नॉर्थ में होता है न साउथ में होता है, तो ये किसी गोलार्ध में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में ये होता है। तो इसलिए ये 0 डिग्री न नॉर्थ में है ना साउथ में। ओके, तो कितनी हो जाएगी? तो इधर हो गई 89 और इधर हो गई 89। यानी जब केवल गोलार्ध पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें ये 0 को छोड़ देना है, इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने का मतलब छोड़ देना है बिल्कुल। ओके, लेकिन जब कहा जाएगा कि 1 डिग्री के इंटरवल पर पूरे हमारे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं बन सकती हैं, तो एक तो रेखा पहले बनेगी नहीं, लेकिन अगर रेखा नहीं बनेगी वो क्या बनेगी? सर्किल्स बनेंगी। तो कितने अक्षांश वृत्त बन सकते हैं, पैरेलल्स बन सकते हैं, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? जब पूरे पृथ्वी पर पूछेगा तो इसको आपको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है, और ये संख्या कितनी हो जाएगी? तो 89 + 89 178, और जो विपुल ने बताया, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 179, 179। ये होगा ना 179। ये इतने 1 डिग्री के इंटरवल पर, जब भी इंटरवल कहेगा तब बात होगी। अगर मान लीजिए 1 डिग्री छोड़ दीजिए, 2 डिग्री कह दिया जाए, तो संख्या क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी, ये संख्या कम हो जाएगी। जितना इंटरवल बढ़ाएंगे संख्या उनकी कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या होगी, अक्षांश वृत्त क्या होंगे, और पैरेलल किसको कहेंगे। तो 4 शब्द है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश क्या है? तो अक्षांश को हमने कहा कि अक्षांश पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने के बाद जो उसका सरफेस मिलेगा, तल मिलेगा, उस पृथ्वी के विषुवतीय तल के सहारे। और विषुवतीय हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो जो इक्वेटर है वही इक्वेटर वाली लाइन उसको डिवाइड करती है। और इक्वेटर हम इसलिए बोलते हैं, या भूमध्य रेखा हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इक्विनॉक्स के समय सूर्य की किरणें वहीं पर पहुंचती है, दोनों समय, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को वहीं पर पहुंचती है। इसीलिए इक्विनॉक्स के कारण उसको इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर के कारण ही इसको हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस, विषुवतीय। ये जो समतल सतह के सहारे पृथ्वी के केंद्र पर वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रूप में मापी गई कोणीय मूल्य को हम अक्षांश कहते हैं। यानी पृथ्वी के विषुवतीय तल के सापेक्ष उसके केंद्र पर ऊर्ध्वाधर रूप में मापी गई कोणीय मूल्य को हम अक्षांश कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पर, उसके प्लेन सरफेस के केंद्र पर, उसके सरफेस के सापेक्ष वर्टिकल रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में मापे गए कोणीय मूल्य को अक्षांश कहते हैं। यानी कोणीय मूल्य को अक्षांश कहते हैं।
यानी लैटिट्यूड इज द एंगुलर वैल्यू विच इज मेजर्ड ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द इक्वेटोरियल सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हो गया कोणीय मूल्य को हम अक्षांश कहते हैं। ओके ओके, अच्छा बीपीएससी में आया, ये कई जगह पूछा जाता है विपुल, ये हर जगह जितने जहां भी आएंगे इस तरह से प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, और इतना सामान्य लगता है लेकिन इसमें इतनी गलतियां लोग करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। तो अक्षांश को हम लोगों ने समझ लिया जो मैंने बताया, अक्षांश, और अक्षांश के बाद अब अक्षांश रेखा। अब लेकिन अक्षांश में एक और क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा कि कितने अक्षांश बन सकते हैं पृथ्वी पर, इनफाइनाइट, ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि अक्षांश रेखा क्या है, तो अक्षांश रेखा जब समान मूल्य के अक्षांशों को हम मिलाते हैं, सामान्य मूल्य के अक्षांश के पॉइंट के रूप में होते हैं, तो सामान्य मूल्य के अक्षांशों को जब हम पृथ्वी के इस सरफेस पर, सतह पर मिलाते हैं, सरफेस पर जब कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे जो लाइन क्रिएट होती है, बनती है, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इस तरह से ये रेखा एक वृत्त का स्वरूप ले लेती है, एक सर्किल के फॉर्म में आ जाती है, वृत्तीय रूप में आ जाती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं अक्षांश वृत्त। यानी सभी के सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त होती है। और अक्षांश और पैरेलल क्या होते हैं, तो चूंकि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इंटरवल के अनुसार वो दूर हो सकती है, नजदीक हो सकती है, लेकिन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, पैरेलल होती है। इसलिए सभी को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं को हम पैरेलल्स बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। ये इसका तीसरा नाम हो गया। तो अक्षांश मालूम हो गया, अक्षांश रेखा मालूम हो गया, अक्षांश वृत्त मालूम हो गया, और पैरेलल मालूम हो गया। तो इसी से हम लोग को विशेषता मालूम हो जाएगी। विशेषता का मतलब क्या हुआ कि अक्षांश 90 डिग्री, ये जो है ये 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड तो है, अक्षांश तो है, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक सिंगल ये पॉइंट बना हुआ। तो इतनी बातें क्लियर हो गई है ना, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त कौन सी होगी, सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त कौन सी होगी, देख के भी आप बता सकते हैं। ये जो व्हाइट वाली मैंने बताई है, ये वाली जो लाइन होगी, ये क्या होगी, सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त होगी। यानी है तो ये वृत्त सर्किल है, तो सबसे बड़ी सर्किल कौन सी होगी, ग्रेट सर्किल कौन सी होगी। जितने अक्षांश वृत्त बने हैं, जितने सर्किल्स बने हैं, उसमें ग्रेट सर्किल एक ही होगी। और वो ग्रेट सर्किल कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, 0 डिग्री वाली हो गई। ओके, 0 डिग्री वाली, तो 0 डिग्री ग्रेट सर्किल हो गई। यानी अक्षांश वृत्तों में कितने ग्रेट सर्किल होती हैं, 0 डिग्री। अब नया टर्म आपको मिला, ग्रेट सर्किल। हम यहां लिख देते हैं इसी टर्म में, ग्रेट सर्किल। इसको हिंदी में भी बोलते हैं ग्रेट सर्किल। अब ग्रेट सर्किल पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रेट सर्किल की विशेषता क्या होती है, ग्रेट सर्किल की संख्या कितनी होती है। तो अभी संख्या वाले पक्ष पर हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि देशांतर पढ़ेंगे तो संख्या क्लियर होगा, लेकिन विशेषता यहां से मालूम हो जाएगी, विशेषता मालूम हो जाएगी। और विशेषता मालूम होगी कि ग्रेट सर्किल कहा जाए, इसका मतलब कि एक ऐसी सर्किल होगी जो पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी परिधि बनाएगी, उसकी सर्कम्फरेंस उसका बनाएगी, परिधि बनाएगी। यानी ये हो गया हमारी, ये विषुवत रेखा क्या हो गई, ग्रेट सर्किल हुई कि नहीं, 0 डिग्री, ग्रेट सर्किल हो गई 0 डिग्री। अगर ये ग्रेट सर्किल हो गई, तो अगला प्रश्न यही पूछा जाता है कि ग्रेट सर्किल के सहारे अगर पृथ्वी को यहां से काटा जाए, तो पृथ्वी कितने भागों में बटेगी, तो बराबर भागों में, 2 भागों में, बराबर भागों में बटेगी, बटेगी ना, बराबर भागों में बटेगी। और इस तरह से जब हम पृथ्वी को द्विभाजित करते हैं, द्विभाजन यानी 2 भागों में विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं, तो ये डिवीजन जब हम करते हैं और ग्रेट सर्किल यानी इक्वेटोरियल ग्रेट सर्किल के सहारे हम करते हैं, तो पृथ्वी का जो उत्तर वाला भाग मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहां से यहां तक का जो ये पार्ट मिलेगा, भाग मिलेगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक का उत्तरी
गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और यहां से इधर की तरफ अब क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी यहां से ये वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये साउथ हेमिस्फीयर। ये दो बराबर भागों में ये बट गया। अब ये जब चाकू चलाएंगे आप इसको बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो चाकू इसके सेंटर को भी दो भागों में विभाजित करेगा। ये तो तय है ना, पूरे सभी को दो भागों में विभाजित करते हुए चला जाएगा। ये पूरा का पूरा ये जो ग्रेट सर्किल है उसकी विशेषता अब हम ऐसे बता सकते हैं कि ग्रेट सर्किल एक ऐसी सर्किल बनेगी जिसके सहारे अगर पृथ्वी का विभाजन किया जाए, दो भागों में बांटा जाए, तो विभाजित करने वाली लाइन उसके सेंटर को भी इक्वली डिवाइड करती हुई चली जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इस ग्रेट सर्किल को हम पृथ्वी की परिधि भी बोल सकते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पूरी पृथ्वी की ये परिधि भी आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है। ओके, अब जैसे 0 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ, है ना, या 60 डिग्री साउथ। अब ये दे दीजिए ए बी सी और डी। अब तो कहा जाए विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। निम्न में से चार दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ए बी सी डी में ये वैल्यू लिखी गई है ना, ये सारे लैटिट्यूड्स की वैल्यू लिखी गई है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर लैटिट्यूड की वैल्यू लिखी गई है, तो इसमें से कौन सी सही नहीं है, क्या बता सकते हैं इसमें कौन सी सही नहीं है? कोई कमेंट बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं? हाँ, यहां से 0 डिग्री सही नहीं है। हाँ विपुल, क्या हुआ? 0 डिग्री, 0 डिग्री सही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि 0 डिग्री नॉर्थ नहीं होता न साउथ होता है। तो जब 0 लिखा जाएगा, 0 डिग्री लिखा जाएगा, तो न नॉर्थ होता है न साउथ होता है। इस बेसिस पर आप इसको कर सकते हैं कि ये सही नहीं है। ओके, तो अब हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा है इसको मैं यहां बोल देता हूं, आप इसको सुनिएगा, आपके पास ये सब रहेगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात, हम जितना अभी तक सीखे हैं, पहली हम लोगों ने सीखा क्या है? तो अक्षांश के विषय में सब कुछ सीखा है, लैटिट्यूड के विषय में सब कुछ सीखा है, और लैटिट्यूड्स में ये सीखा है कि अक्षांश क्या होती है। हम अभी बताया भी, तो अक्षांश हमने बताया कि अक्षांश पृथ्वी के विषुवतीय तल पर, उस विषुवतीय तल के आधार के सापेक्ष वर्टिकल रूप में यानी ऊर्ध्वाधर रूप में मापी गई कोणीय दूरी है, कोणीय मूल्य है। यानी लैटिट्यूड इज द एंगुलर वैल्यू which is measured on the equatorial plane surface on the surface of center of the earth in vertical case, in vertical direction। ये हो गया अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या होगी? तो अक्षांश, समान मूल्य के अक्षांश को मिलाने से जो रेखा निर्मित होती है उसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे। और ये रेखा हमारे ग्लोब पर पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्किल बनाती है, इसलिए अक्षांश रेखा को हम अक्षांश वृत्त के रूप में जानते हैं। ग्लोब पर हमें ये वृत्त विजुअल होता है, लेकिन जब हम द्विआयामी
या 2 डायमेंशनल जब हम पेपर पर आते हैं तो हमें ये वृत्त नहीं दिखता, हमें ये रेखा के रूप में दिखता है। इसीलिए हम अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखा इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। ओके, इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया। तीसरी बात कि पैरेलल क्या है। तो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं वस्तुतः समानांतर यानी पैरेलल व्यवस्थित होती है और इसी के कारण हम अक्षांश रेखाओं को या वृत्तों को पैरेलल एक अतिरिक्त नाम से भी हम संबोधित करते हैं, जानते हैं। तो पैरेलल अक्षांश वृत्तों या अक्षांश रेखाओं का ये नाम है। ओके, तो ये चीजें हो गई, ये पैरेलल्स हो गया। अब बात आती है कि जब अक्षांश की बात हो रही है, ये कोणीय मूल्य है, कोण है, तो इसका 3 हमारे इसके क्लास होते हैं। डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है। तो 3 तरह से इस पूरा मेजरमेंट को किया जाता है और ये सब एंगल ये जो है उनके मेजरमेंट डिग्री, मिनट और उसके सेकंड के रूप में ये इनको हम मेजर करते हैं। इनकी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि संख्या बिना इंटरवल के कभी भी कहेगा तो कोई उसकी संख्या लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन अगर इंटरवल दे देगा, 1 डिग्री देता है, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि 90 डिग्री वाली पॉइंट लाइन बना नहीं सकती, इसीलिए वो अक्षांश तो है, अक्षांश रेखा नहीं है। तो ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है और बाकी सभी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो रेखा की संख्या अगर 1 डिग्री पर इंटरवल पर कहेगा तो आपने सही बताया कि 179 हो जाएगा पूरे ग्लोब में, लेकिन जब केवल किसी गोलार्ध का पूछा जाएगा तो वो फिगर 89 यानी 89 और 89 ही होगा। ये भी आप बता देंगे। ग्रेट सर्किल क्या होता है? तो विषुवत रेखा को हम ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। ठीक, ग्रेट सर्किल हो जाएगा। अब बात आती है कि 2 अक्षांश के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, किसी भी 2 अक्षांश के बीच के दूरी को हम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम होता है मेखला यानी जोन। इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलेंगे जोन, ZONE। हिंदी में इसको बोलते हैं मेखला, मेखला। ओके, तो ये जोन हिंदी में मेखला कहेंगे जोन को, ये मेखला कहलाती है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अक्षांश वृत्तों या अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री के इंटरवल पर कितनी होती है? अब ध्यान रखना है 1 डिग्री के इंटरवल पर कितनी होती है इसकी दूरी। यहां लोग बहुत ज्यादा गलत करते हैं। अब गलत इसलिए करते हैं क्योंकि यहां वो समझ नहीं पाते कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। इसीलिए इस प्रश्न को जब हम लोग शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, पृथ्वी की आकृति पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वहां के संदर्भ में हम इसको वहां पर आपको और क्लियर कर देंगे। वस्तुतः इनके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी आज जान लीजिए ये एक नहीं होती है बल्कि परिवर्तित होती जाती है। साउथ में भी विषुवत रेखा से नॉर्थ में भी और विषुवत रेखा से साउथ में भी, दक्षिण में भी ये परिवर्तित होती जाती है दूरी। और इसलिए परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी हमारी जिस तरह से यहाँ स्फीयर के रूप में, एक गोलाभ के रूप में दिखाई गई है, ऐसी है नहीं। पृथ्वी कैसी है? तो इस ग्लोब की तरह नहीं है। ग्लोब में क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से इस विषुवत रेखा के बीच की दूरी अंदर से और पृथ्वी के केंद्र से नॉर्थ और साउथ पोल की दूरी बराबर है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है, है ना? पृथ्वी के साथ कैसा है? तो पृथ्वी के साथ यहां सेंटर से पोल की दूरी और सेंटर से सरफेस की दूरी में अंतर है। और ये जो अंतर है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, इस अंतर के कारण यानी त्रिज्या में अंतर और त्रिज्या के अंतर के कारण पृथ्वी की जो आकृति हो जाती है, इसको बोलते हैं एलिप्सॉइड। तो ये एलिप्सॉइडल शेप बन जाता है इसका, और इसी के कारण अक्षांश रेखाओं या वृत्तों के बीच की दूरी में परिवर्तन होते जाता है, जो आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे ही हम पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक में, अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि स्पेशल लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उनका महत्व होता है, ठीक है ना, कैसे उनका निर्धारण होता है,
ये सब सारे हम लोग टॉपिक्स अगले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओके ओके हाँ हाँ हाँ, ये लेक्चर ऐप पर हाँ हाँ लोड हो जाएगा, अभी लोड हो जाएगा, तो आप वहां पर इसको देखिएगा भी। और आगे हाँ ओके, यहाँ पर हम लोग इसको जब अगला वाला जब हम लोग करेंगे ना तो वहाँ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको आगे हम लोग वहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चूंकि अगला क्लास का टाइम हो रहा है, तो इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में जुड़ेंगे। और एक 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक लेकर और फिर अगले क्लास को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके।